Hello students, you are most welcome to our channel AHE Easy English। जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्लासेस से एडजेक्टिव्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी पहली क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि एडजेक्टिव्स और उसकी कितनी काइंड्स हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एडजेक्टिव्स और उसका कंपैरिजन। आज हम उसी एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसके कुछ पार्ट्स जो है हमसे मिस हो रहे हैं, उसको हम आप लोगों को मेंशन कराना चाहेंगे, उसको इजीली आपको बताना चाहेंगे। आज हम देखते हैं कि कौन सी हमारी एडजेक्टिव्स हैं जो देखने से तो कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन उनका यूज़ कंपैरेटिव में नहीं होता है, उनका यूज़ पॉजिटिव में ही होता है। और वो कौन सी एडजेक्टिव्स हैं? तो सम एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव्स हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग्स एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव ओनली। कुछ ऐसी है जैसे फॉर्मल, लेटर, एल्डर, अपर, नीदर, इनर, आउटर, अटर। तो आपको इन एडजेक्टिव्स को लर्न करना होगा। ये ऐसी एडजेक्टिव्स है जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है, जिनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, इनका यूज कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है। तो ये आपको लर्न करना होगा। हालांकि देखने से ये ER के ऐड होने से ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका यूज पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। इनके बाद कोई देन का यूज नहीं होगा। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, लेकिन इनके बाद कोई देन का यूज नहीं होता है। ये देखने से भले ही कंपैरेटिव है, लेकिन इनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसलिए आपके लिए ये बेहतर होगा कि इन एडजेक्टिव्स को आप याद कर लीजिए कि इनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। जैसे द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। एक सेंटेंस हमारे सामने है, द इनर मीनिंग। इनर मीनिंग ER ऐड हुआ है। देखने से एक बार फिर लग रहा है कि ये कंपैरेटिव है, लेकिन इसका यूज यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में हो रहा है, कंपैरेटिव में नहीं हो रहा है। इसकी मीनिंग क्लियर हो रही है कि इस पत्र का जो अंदरूनी मीनिंग है, आंतरिक जो मीनिंग है, वो स्पष्ट नहीं हो रही है कि इस पत्र में क्या लिखा, क्या मतलब कहा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पत्र के माध्यम से। यहाँ पे इस पत्र की किसी अन्य पत्र से, किसी अन्य लेटर से, अदर लेटर से कोई कंपैरिजन और कोई तुलना नहीं की गई, बल्कि सिंपली एक लेटर के बारे में ही साधारण रूप से कह दिया गया है कि इसकी मीनिंग स्पष्ट या क्लियर नहीं हुई है, नहीं है। अगले सेंटेंस में है माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। एल्डर में ER के ऐड होने से ये ऐसा फिर लगता है कि ये कंपैरिजन है, कंपैरेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एल्डर ब्रदर मतलब हुआ मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई की किसी दूसरे बड़े भाई से या छोटे भाई से या किसी अन्य पर्सन से इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हुई है, बल्कि सिंपली अपने बड़े भाई के बारे में कह दिया गया है कि वो बाय प्रोफेशन क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो देखते हम ये है कि कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स हैं जिसको हमको लर्न करना होगा, जिनका यूज हम पॉजिटिव में ही करते हैं, भले ही देखने में वो कैसे दिखते हैं, कंपैरेटिव दिखते हैं। कंपैरेटिव में दिखते हुए भी उनका यूज पॉजिटिव में ही होता है, उनके बाद देन का यूज नहीं होता है। ये हमको देखना होगा। कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे हैं, आइए उनको देखते हैं, जिनके बाद देन का यूज नहीं होता है, इनका यूज कंपैरेटिव में ही होता है। कुछ एडजेक्टिव्स आगे हम देख रहे हैं कि जैसे सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर और जूनियर। ये तमाम एडजेक्टिव्स आपके सामने मेंशन है, इनको भी आपको लर्न करना होगा। ये एडजेक्टिव ऐसी हैं जिनका यूज हमेशा कंपैरेटिव में ही होता है, कभी इसकी हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, इनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता। लेकिन याद रखना ये बात है कि इनके बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, इनके बाद हम टू का यूज करते हैं। यानी ये ऐसे कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है जिनके बाद देन का यूज नहीं होता है, बल्कि टू का यूज हम करते हैं। तो ये हमको लर्न करना होगा। इनकी कभी भी आप पॉजिटिव बनाने की या सुपरलेटिव बनाने की कोशिश मत करिएगा। इनकी कभी भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बनती है, ये हमेशा कंपैरेटिव में ही रहते हैं, और इनका यूज हमेशा कंपैरेटिव में होता है, और उसके बाद हम टू को फॉलो करते हैं। जैसे करीम इज इंफीरियर टू सलीम इन इंटेलिजेंस। जब इंटेलिजेंस की बात आती है, दो पर्सन हमारे पास है, दो पर्सन है, एक करीम है और एक सलीम है। दोनों की इंटेलिजेंस की हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? ये हमने ये देखा कि करीम क्या है, सलीम की अपेक्षा वो क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंस है। यानी करीम इंटेलिजेंस है किससे? सलीम से ज्यादा। तो यहाँ पे दोनों की क्या हुई, कंपैरिजन होगी, तुलना होगी। देखिए इंफीरियर के बाद टू का ऐड हुआ है, यानी OR के यानी कंपैरेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स एंड्स विथ OR नॉट फॉलोड बाय देन बट टू।
यानी अगर ओ आर से उसकी एंडिंग होती है तो वो देन से नहीं बल्कि उनके सामने हम टू ऐड करते हैं। तो ये हो गया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव हमेशा रहती है, वो जिनका यूज कंपैरेटिव में होता है और उसके बाद हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 ऐसी एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर पर है। जैसे यहां पर भी ओ आर है, लेकिन ये हमेशा कंपैरेटिव में यूज होते हैं। लेकिन ये हमेशा ये 5 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, इनकी कंपैरेटिव नहीं बनती है। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसको आपको लर्न करना होगा, ये एक्सेप्शन है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर और अल्टीरियर, ये 5 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका यूज हम पॉजिटिव में ही सिर्फ करते हैं, इनका यूज हम कंपैरेटिव में नहीं करते हैं। देखिए कैसे, द मेजर पार्ट ऑफ दिस वर्क इज कंप्लीट, जहां पे मेजर पार्ट मेजर ओ आर पे एंडिंग है तो हमने क्या कहा, मेजर पार्ट यानी बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग इस काम का कंप्लीट हो चुका है। यानी इस काम का, इस वर्ग का कोई भी वर्क चल रहा था, उस वर्क का ज्यादातर यानी बड़े बड़े काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये हमेशा इनकी हम टू लगा के अदर कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, ना इसकी सुपरलेटिव बना सकते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर और अल्टीरियर की कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनती है। इनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, जबकि इनका यूज हमेशा कंपैरेटिव में होता है। इनका यूज कभी भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव में नहीं होता है। क्लियर? आइए आगे हम देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स हैं, उनका सही यूज किस तरह से होता है, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम और एनी को। सम और एनी अगर हम देखते हैं इन दोनों को, सम और एनी को, तो इनकी मीनिंग सिमिलर है, ये सिमिलर मीनिंग रखते हैं। सिमिलर मीनिंग यानी दोनों के माने अगर हम निकालते हैं तो दोनों के माने एक ही निकलते हैं। सम माने भी कुछ होता है और एनी के माने भी कुछ होता है, लेकिन सम का यूज जो होता है वो अफर्मेटिव में होता है और एनी का यूज जो होता है वो होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सम माने कुछ और एनी माने भी कुछ, दोनों के माने वही होते हैं। लेकिन इसका प्रयोग सम का यूज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं होते हैं। यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हम एनी का यूज करते हैं और अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें हम सम का यूज करते हैं। जैसे आई शैल बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा। ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के तहत ये आ रहा है। ये नेगेटिव नहीं, इसमें नॉट का भी नहीं यूज हुआ है, ना इंट्रोगेटिव है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हो, क्वेश्चन भी नहीं इसमें पूछा गया। तो इस तरह के जो एग्जांपल अगर हमारे सामने है, इस तरह के जो हमारे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ का अर्थ हो, कुछ का सेंस होता है और वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें निगेशन नहीं होता है, सिर्फ अफर्मेशन होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही बात नेगेशन वाली होती है तो सम को हम भूल जाते हैं और सम की जगह पे हम क्या करते हैं, एनी का यूज। जैसे यहाँ पे नॉट का यूज हो गया, आई शैल नॉट आ गया, तो नॉट से हमेशा निगेशन मेंशन किया, निगेशन मेंशन करने की वजह से अब हम यहाँ सम का हटा दिए, सम को डिलीट करते हुए उसकी जगह पे हम क्या यूज किए हैं, एनी का इस्तेमाल किए हैं, एनी यूज आया है। तो यानी एनी निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फिर आगे हम देखते हैं हैव यू बॉट एनी बुक, क्या तुमने कोई किताब खरीदा, कोई भी किताब आपने खरीदा। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन कर दिया गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर एनी का यूज हुआ है, तो पता ये चलता है कि सेम मीनिंग दोनों की होती है। अर्थ है अगर मीनिंग हम निकालते हैं सम का और एनी का तो दोनों की मीनिंग एक समान है, एक बराबर है, लेकिन यूज अलग अलग है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम का यूज करेंगे और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो हम एनी का यूज करते हैं। क्लियर? आइए उसी तरह से हम देखते हैं ईच का यूज और एवरी का यूज। एक बार फिर ईच और एवरी दोनों के मीनिंग एक समान है, प्रत्येक अर्थ होता है जिसका माने प्रत्येक होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं ईच और एवरी में तो एवरी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसकी अपेक्षा, ईच की अपेक्षा, यानी एवरी में पावर ज्यादा होता है। और दूसरी बात ये होती है ईच का यूज 2 पर्सन्स के लिए होता है, दो पर्सन या 2 से अधिक के भी लिए होता है, लेकिन एवरी का यूज हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ही होता है। ईच का प्रयोग 2 के लिए या 2 से अधिक के लिए और एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए हमेशा होता है। एवरी स्ट्रॉन्गर है
शक्तिशाली है, मजबूत है अपेक्षा ईच के। जब एवरी हो कहीं किसी भी सेंटेंस में अगर एवरी आता है तो समझ जाओ कि यहाँ पे इस सेंटेंस में एवरी के यूज होने से सेंटेंस में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा हो गया है। दूसरी बात यह है कि ईच किसी भी सेंटेंस के अंदर अलग अलग प्रत्येक के लिए मेंशन करता है। जैसे ईच बॉय, अगर मान लिया कोई समूह है, कोई ग्रुप दो पर्सन है, ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, यानी ईच के आने से आप दोनों में से प्रत्येक के लिए मेंशन कर दिया गया अलग अलग। लेकिन एवरी के यूज आने से, एवरी का इस्तेमाल होने से पूरे समूह को एज ए होल एट ए टाइम, एक ही बार में एक ही समय एवरी अगर कह दिया गया तो सबके लिए वो पहुंच गया। तो ये बात होती है ईच का और एवरी का यूज। तो आइए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है 5 बॉयज वेर सीटेड ऑन ईच बेंच। कहा गया है एक बेंच पर 5 लोग बैठे थे, 5 लड़के बैठे थे, यानी एक ही बेंच पे, ईच बेंच यानी प्रत्येक बेंच पे। कुछ बेंचेस थी ऐसे और प्रत्येक बेंच पे, हर एक बेंच पे 5-5 लड़के बैठे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईच का यूज यहाँ पे हुआ और ईच का यूज किस तरह से हुआ है। ईच बेंच प्रत्येक को मेंशन कर रहा है, हर एक को मेंशन कर रहा है, जबकि वहां देखें एवरी सीट वाज टेकन। अब कहा गया है सीट थी, तमाम सीट थी, गाड़ियों में सीट थी होती हैं, आपके ट्रेन में सीट होती हैं। अगर उसकी हर एक सीट पर उसके ट्रेवलर बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मतलब फुल है, तो यहाँ पर इसका एवरी का यूज करने से वो एक बैग तुरंत एट वंस उस कंपार्टमेंट के उस बस के सभी सीटों के लिए मेंशन हो गया है। तो यानी एवरी जो होता है ये थोड़ा सा इसमें फोर्स ज्यादा होता है और इसके यूज होने से पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को एट वंस तुरंत मेंशन कर दिया जाता है, करा दिया जाता है, जबकि ईच प्रत्येक को अलग अलग मेंशन कराता है। और एवरी में पावर ज्यादा होता है, ईच में कम होता है। ईच का यूज मात्र 2 के लिए होता है और कभी कभी 2 से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन एवरी का यूज कभी भी 2 के लिए नहीं होता है, हमेशा 2 से अधिक के लिए होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम और अगला यूज देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, कि कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि एक साउंड सिमिलर साउंड होती है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी लेकिन उनके यूज हम अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे है लेटर और लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। देखिए हम इनका यूज क्या कहाँ करते हैं। लेटर और लेटेस्ट ये जो है टाइम को रिफर करते हैं, लेटर और लास्ट ये पोजीशन को रिफर करते हैं। यानी लेटर से टाइम की संज्ञा मिलती है, संज्ञान मिलता है, और लेटर और लास्ट से ये किसी वस्तु की या किसी पर्सन्स की या किसी थिंग की पोजीशन या स्थिति की जानकारी हमें दिलाते हैं। जैसे हम देखते हैं ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी वो देरी से है, जितना मुझे उम्मीद थी उतने समय पे वो नहीं आया बल्कि उससे ज्यादा देर हुई। तो यहाँ पे लेटर क्या कर रहा है, ये हमें समय का मेंशन कर रहा है, ये हमें डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो टाइम को डिनोट करने के लिए हम लेटर का यूज करते हैं, जबकि उसी के पैरेलल जो लेटर होता है वो पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे कोई फहरिस्त है, कोई लिस्ट है, कंटेंट्स है, या रो में कोई खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, तो उसकी पोजीशन में हम उसका लेटर यूज कर सकते हैं। तो लेटर जो होता है ये हमें पोजीशन को मेंशन करता है। लास्ट क्या करता है, पोजीशन को मेंशन करता है। जैसे रो में कोई खड़ा है, द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो, या यूं हम कह दें द लेटर पर्सन स्टैंडिंग इन द रो, यानी उसके बाद वाला, यानी जब 2 लोग मेंशन होंगे तब लेटर का यूज होगा, और बहुत सारे लोग हैं तो उसमें लास्ट ही कंटिन्यू होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, यानी जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, बुक्स में तमाम चैप्टर्स होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो बाद वाले चैप्टर हैं, आखिरी के नहीं, जो बाद वाले चैप्टर्स हैं, यानी पहले वाले नहीं, पहले के बाद वाले जो चैप्टर्स हैं बुक्स के, उनमें इंटरेस्ट या रुचि का क्या है, अभाव है। तो पता ये चलता है कि लेटर का यूज और लेटेस्ट का यूज हम समय के लिए करते हैं। जब समय को डिनोशन होता है, समय का डिनोशन होता है, तो वहां पर हम लेटर का और लेटेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन के या किसी थिंग की स्थिति या पोजीशन की बात होती है तो उसके लिए हम लेटर का और लास्ट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं एल्डर, ओल्डर,
इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। एक बार फिर देखते हैं इल्डर और इल्डेस्ट को। इल्डर और इल्डेस्ट का यूज सिर्फ पर्सन के लिए होता है, सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है। इल्डर का यूज तो जनरली आप कन्फाइन कर दिया गया है एक सिंगल फैमिली के लिए, सेम फैमिली के लिए ही, किसी दूसरे के लिए नहीं। यानी एक सिंगल फैमिली के लिए जब पर्सन्स की बात होगी, जैसे इल्डर ब्रदर, इल्डर सिस्टर एक्सेट्रा, इस तरह से अगर बात होती है तो उसे हम इल्डर की बात करते हैं, उसमें हम इल्डर और इल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो इल्डर और इल्डेस्ट सिर्फ व्यक्ति के लिए इस्तेमाल में आता है, सिर्फ व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का व्यक्ति के लिए भी, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए, दोनों के लिए भी होता है। यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट वस्तु के लिए भी आएगा, जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट थिंग, दिस इज द ओल्डेस्ट थिंग ऑफ माई हाउस, ऑफ माई हाउस। तो यानी ये मेरे घर की क्या है, सबसे पुरानी वस्तु है। या आप कहते हैं ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज, आप कहते हैं ये मेरे गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। तो यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। लेकिन इल्डर का यूज और इल्डेस्ट का यूज ये हमेशा किसके लिए होता है, ये हमेशा व्यक्ति के लिए ही होता है। राहुल इज माई इल्डर ब्रदर, राहुल इज माई इल्डर ब्रदर, राहुल मेरा बड़ा भाई है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द कोलकाता। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट जो पुराना है, ये टेम्पल, ये देखिए वस्तु के लिए आ गया है। तो यानी ओल्डेस्ट जो है पर्सन के लिए भी आता है और वस्तु के लिए भी आता है, थिंग के लिए भी आता है। आगे हम देखते हैं फार्दर और फर्दर को। फार्दर होता है मोर डिस्टेंस को, जब कोई वस्तु अधिक दूरी पर होती है तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, फार्दर का यूज करते हैं। फार्दर हमको मेंशन करता है अधिक दूरी प्रकट करने के लिए, अधिक दूरी को मेंशन करने के लिए, कम दूरी नहीं। जैसे यहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की अगर बात होती है तो हम वहां फार्दर का यूज नहीं करते हैं। फर्दर की बात जो होती है, फर्दर ये एडिशनल होता है। जैसे आपके पास कुछ चीजें हैं और आपने कुछ अगेन कर लिया है, कुछ अचीव कर लिया है और आगे आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो मेरा फर्दर एम, फर्दर अटेम्प्ट ये होगा, तो उसके लिए हम फर्दर के यूज, यानी फर्दर एडिशनल के लिए होता है और फार्दर क्या होता है, डिस्टेंस के लिए होता है। तो अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसकी फोन्स जो होती है वो एक जैसी ही निकल रही, साउंड एक जैसी निकल रही, लेकिन यूज उसके अलग अलग है। फार्दर डिस्टेंस को और फर्दर एडिशनल के लिए, यानी कोई चीज है उसी में और ऐड कर दो। दिल्ली इज फार्दर, यानी दिल्ली दूर है, फ्रॉम गोरखपुर देन लखनऊ, यानी लखनऊ और गोरखपुर से हम दिल्ली की अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये पाते हैं कि दिल्ली गोरखपुर से दूर है अपेक्षा लखनऊ के। यानी लखनऊ से दिल्ली नजदीक है, लेकिन गोरखपुर क्या है, गोरखपुर से दिल्ली क्या है, वो दूर है। तो यानी ये दूरी के लिए हो गया। अगला है आई मस्ट हैव आई रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, यानी मुझे हर हाल में अवश्य जो है बिना किसी देरी किए हुए क्या करना है, आंसर देना है, रिप्लाई करना है। तो इस सेंस में हम फर्दर को एडिशनल के लिए, एडिशनल के यूज में करते हैं और फार्दर को डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज क्या होता है। नियरेस्ट, नियरेस्ट मींस नजदीक और नेक्स्ट के माने क्या होता है, अगला। नियरेस्ट ये दूरी के लिए होता है, नियरेस्ट जो होता है ये डिस्टेंस को एक बार फिर मेंशन करता है, लेकिन यहाँ फार्दर जो बहुत दूरी के लिए था और नियरेस्ट क्या हो गया, ये नियरेस्ट क्या है, वो उतना, मतलब जो 2-3 वस्तुएं हैं उनमें से कौन सी जगह जो है या कौन सी चीज जो है सबसे नजदीक है, उसके लिए होता है नियरेस्ट का यूज। और नेक्स्ट के माने होता है अगला, नेक्स्ट मींस होता है अगला, जैसे कोई चीज है यहाँ पे उसके बाद अगला क्या होगा। तो मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप, मुंबई जो बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वो यूरोप से क्या है, सबसे नजदीक का। अगर एयरपोर्ट को आपको यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है वहां पे अगर आपको जाना है तो किस मतलब जो है सी पोर्ट से सबसे नजदीक है, वो मुंबई से है, इसके लिए मेंशन हुआ। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, अब यहाँ कहा गया है नेक्स्ट का जो हुआ है अगला, यानी मेरे अंकल अगले मकान में रहते हैं। आप वहां बहुत करीब हैं, वहां बहुत करीब है, बस अगर कोई पूछे तो मेरे अंकल की बात कोई अगर कर रहा है कि कहाँ है, तो हम कह देते हैं ये नेक्स्ट हाउस जो है वो मेरे अंकल का ही, तो इसलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट का यूज हो गया। तो क्लियर हुआ। तो नियरेस्ट
निकटता प्रकट करने के लिए, यानी 2-3 पर्सन का अगर चॉइस है 2-3 प्लेसेस का पसंद करनी, तो उसमें से नियरेस्ट कौन है उसके लिए, और नेक्स्ट क्या है अगली पोजीशन के लिए, स्थिति के लिए। तो आगे हम देखते हैं मच और मेनी का प्रयोग। एक बार फिर मच और मेनी दोनों का सिमिलर यूज होता है, लेकिन एक यहाँ पे जो होता है मच ये क्वांटिटी को और ये मेनी क्या होता है नंबर को शो करता है, मेंशन करता है। मेनी नंबर के लिए और मच क्वांटिटी के लिए आता है, यानी परिमाण मात्रा व्यक्त करने के लिए, और मेनी नंबर को शो करता है। देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, बागीचे में कई पेड़ हैं। अब पेड़ों को तो हम गिन सकते हैं, उनकी एक संख्या होती है, उनकी एक नंबर होती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब नंबर्स की बात होती है, संख्या की बात होती है, तो कई के अर्थ में, अनेकों के अर्थ में हम मेनी का यूज करते हैं। यानी मच का यूज वहां पे होगा जब जिसको हम गिन ना सकते हो, मात्रा प्रकट होती है, मात्रा का बोध होता है, डिनोट्स करता हो, तो वहां पे हम मच का यूज करते हैं। जैसे द टैंक कॉन्टेन्स मच वाटर, इस टैंक में अधिक पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, यानी मात्रा यहाँ शो हो रहा है, मेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हम मच का यूज करते हैं। क्लियर? तो मच और मेनी दोनों के माने एक ही होते हैं, लेकिन ये संख्यात्मक होता है और ये परिमाणात्मक होता है, यानी ये मात्रात्मक होता है और ये संख्यात्मक होती है। तो जब ज्यादा के सेंस में, अधिक के सेंस में हम यूज करते हैं तो मात्रात्मक के लिए मच का, और संख्यात्मक के लिए यानी संख्या का जब मेंशन होता है तो वहां हम मेनी का यूज करते हैं। उसी तरह से हम ईदर और नीदर को देख लेते हैं। ईदर का प्रयोग कहाँ पे होता है और नीदर के यूज हम कहाँ पे करते हैं। ईदर और नीदर ये दरअसल क्या है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, और इनका यूज मात्र 2 व्यक्तियों के लिए या मात्र 2 वस्तुओं के लिए ही होता है। 2 things are only 2 persons, 2 ही के लिए इसका यूज होता है। इसमें ईदर मीना और रीना विल कम, चाहे या तो मीना या तो रीना आएंगे, यानी दोनों में से दोनों नहीं आएंगे। यहाँ आने की बात हुई मीना और रीना की, कहते दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है और सिर्फ 2 पर्सन के लिए होता है। दोनों की तरफ उनका इशारा नहीं, तो दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं हो सकते। उसी तरह से नीदर का प्रयोग जो होता है ये निगेटिव सेंस में होता है। नीदर मीना नॉर रीना केम, ना तो मीना ही आई और ना ही रीना आई, यानी दोनों के दोनों गायब। तो ईदर जो है पॉजिटिव वे में और नीदर जो होता है निगेशन में इसका प्रयोग होता है। और ये जो होता है ईदर के यूज होने से, ईदर के साथ हम आर का यूज करते हैं और नीदर के साथ हम नार का यूज करते हैं। ईदर के यूज होने से जो 2 व्यक्तियों की बात होगी या 2 वस्तुओं की बात होगी, उसमें से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। और नीदर के यूज होने में से 2 के दोनों मिस हो जाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज। ये तीनों एडजेक्टिव हैं और तीनों ये क्वांटिटी को मेंशन करते हैं। क्वांटिटी के लिए ही इनका यूज होता है। जब किसी थिंग्स की क्वांटिटी, मात्रा को शो करना होता है, बताना होता है, उसके लिए हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं। लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। तीनों ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमें अगर मात्रा या कुछ के सेंस में हमको लाना है कि कुछ पानी है ना, कुछ डीजल्स है, इस तरह के सेंस में हम ये नहीं चाहें कि जब चाहे लिटिल का यूज कर लें, जब चाहे आ का यूज कर लें, जब चाहे दा का यूज कर लें, दा लिटिल कर लें, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आइए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा माइन्यूटली देखते हैं और हमको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे, किस सेंस में हम लिटिल का यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम आ लिटिल बनाते हैं और किस कंडीशन में हम द लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल का यूज वहां पर होता है जब किसी भी वस्तु की या किसी भी बात की कोई मतलब जो है चांसेस बहुत कम हो, यानी निगेटिव वे में हो जाए, यानी एकदम बिल्कुल लिटिल, लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, यानी ज्यादा तो नहीं, बमुश्किल कोई, बमुश्किल, यानी 2000 या 3000 की तादाद में या 3000 में अगर आप कह दो कि 1 या 2, तो वो मतलब लिटिल ही माने जाएंगे या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मानी जाएगी। उसके मतलब जो है उसके कंपैरिजन में 2000 के कंपैरिजन में अगर कोई एक वस्तु हो, एक तरफ 2000 हो और एक तरफ 1000, एक की ओनली एक नंबर हो, तो ऐसा जब कंपैरिजन, इतनी बड़ी चांसेस की अगर बात होती है तो वहां पे हम लिटिल यानी ना के बराबर हम करते हैं। और अ लिटिल का यूज वहां पे होता है कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका यूज जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। एक तरफ जहां लिटिल लगने से हम ये निगेटिव मान लेते हैं, एकदम ना के बराबर मान लेते हैं, नथिंग के बराबर वो उसको यूज करने लगते हैं, यानी हार्डली यानी बमुश्किल कोई,
और आ लिटिल के इस्तेमाल से, आ लिटिल के यूज करने से थोड़ा सा उसमें पावर और बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, यानी उसमें जो है क्वांटिटी की थोड़ी सी मात्रा और बढ़ जाती है। लेकिन द लिटिल का यूज ये सब के माने थोड़ा ही होता है, लिटिल के माने थोड़ा ही होता है, लिटिल की मीनिंग थोड़े पर ही होती है। लेकिन जब सिर्फ लिटिल के साथ आ ना जुड़ा हो और दा भी ना जुड़ा हो तो वो निगेटिव ही होता है। समझ जाओ, उसकी तादाद, उसकी संख्या, उसकी मात्रा बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है, ना होने के ही बराबर है। लेकिन जब उसके साथ हम ए को जोड़ देते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी सी उसमें आ जाती है और उसका यूज हम फिर पॉजिटिव में करने लगते हैं। लेकिन जब लिटिल के साथ जब द का यूज कर दिया जाता है तो जो कुछ भी थोड़ा सा है वो पूरे के लिए आ जाता है, इसमें उसमें से कोई मतलब कोई चीज बाकी नहीं रह जाती है, समस्त या पूरे के लिए हो जाता है। तो द लिटिल का यूज ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी थी सब कुछ, सब पूरा। जैसे देयर इज द लिटिल वाटर दैट वाज इन द जग आई ड्रिंक, यानी जग में जो थोड़ा सा पानी था मैं पी लिया। यानी जग में तो बहुत पानी नहीं था, पूरा फुल नहीं भरा हुआ था, ना हाफ ही था, लेकिन थोड़ा सा पानी था उसमें। 100 ग्राम कह सकते हैं, 100 मिलीलीटर कह सकते हैं आप, तो वो सब मतलब, या 50 मिलीलीटर जो कुछ भी था उसको मैंने पी लिया। तो इतनी की तादाद में हम द लिटिल का यूज कर देते हैं। अब कहते हैं देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, अगर आपने कह दिया देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, यानी जग में थोड़ा पानी, यानी अब यूं कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी पानी नहीं, यानी 2-4 बूंद की वहां की मिसाल आ सकती है। अब देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, अगर आ लिटिल हो गया तो थोड़ा सा 2-4 बूंद से और थोड़ी सी उसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल का है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, कोई आदमी, कोई पर्सन बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आप गए उसको देखने के लिए, उसके बाद आप उसकी कंडीशन को देखते हैं तो आपको आभास होता है, एहसास हुआ कि इसके बचने के चांसेस नहीं है। अब चूंकि सांसें चल रही है तो उसको मृत तो घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आप उसकी कंडीशन को देखने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। और अगर यहीं पे हम देयर इज अ लिटिल, जैसे यहाँ पे है देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी कह दिया गया, तो अब वहां से उसकी कंडीशन को ये देखा गया कि लगता है कुछ है, उम्मीद है, यानी 4 या 5% या 7-8% तक बचने की उसकी उम्मीद है, ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन जब देयर इज लिटिल होप कहा गया है, लिटिल होप कहा गया, तो समझो 1% या 1 से भी कम परसेंटेज उसके हैं बचने के चांसेस। तो ऐसी कंडीशन में, यानी ये निगेटिव वे में इसका यूज होता है और इसका पॉजिटिव में होता है, इसमें थोड़ा सा उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, कोई पर्सन है, कोई है, उसकी सफलता की उम्मीद अगर हमको न के बराबर होती है तो हम वहां पे लिटिल का यूज करते हैं, वहां पे हम लिटिल का यूज, यानी लिटिल का जो यूज होता है थोड़े के सेंस में होता है, लेकिन वो निगेटिव होता है, यानी वो थोड़ा जो कुछ भी है वो एकदम निगेटिव मान ले, ना के बराबर मान लीजिए, उसको नहीं के समान माना जाता है। और देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, अब उसके मतलब है यहाँ पे अगर आ गया है, आ को ऐड कर दिया गया है लिटिल से पहले, तो अब यहाँ कुछ चांसेस उसके बन रहे हैं, उसकी कामयाबी के कुछ चांसेस बन रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं चांसेस बन रहे हैं, थोड़े से चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आ उसको ऐड कर दिया जाता तो समझो ना के बराबर है, 1% या आधा % आप कह लिया, 0.5% या 0.1%, इस तरह की कंडीशंस में, यानी आ अगर नहीं ऐड हुआ होता है तो वो इतना डिक्रीज हो जाता है, उसकी पावर इतने डिक्रीज, इतना मात्रा उसकी कम हो जाती है। लेकिन आ के यूज करने से तो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन दा का यूज करने से क्या होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत, यानी थोड़ा जो कुछ भी था वो समस्त, वो पूरा, उसमें से कुछ भी नहीं बचा। जैसे यहाँ पे द लिटिल मनी ही हैड, यानी वो थोड़ा सा पैसा जो उसके पास था वाज स्टोलन, चोरी हो गया, बहुत ज्यादा पैसा उसके पास तो नहीं था, लेकिन जो कुछ भी 1000, 500, 200 या 100 रुपये उसके पास जो कुछ भी थी, थोड़ी सी रकम, वो समस्त ये पूरी रकम चोरी होगी, उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा। ऐसी कंडीशन में हम दा का प्रयोग करते हैं, दा का यूज करते हैं, जब इसका मात्रा की तरफ, जिसकी तरफ इशारा होता है वो समस्त के लिए वो आ जाए, लेकिन वो जिसके लिए इंडिकेट होता है, जिसके लिए ये आता है, वो बहुत ज्यादा ना हो, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा ना हो, कम ही हो, लेकिन समस्त के लिए होता है। द लिटिल इंफॉर्मेशन, जो थोड़ी सी जानकारी वो रखता था, वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी, रिलायबल नहीं थी, ठीक है, भरोसेमंद नहीं थी। तो द लिटिल इंफॉर्मेशन, तो लिटिल का यूज हम कहाँ करते हैं,
और लिटिल सिर्फ कहाँ होता है और अ लिटिल कहाँ होता है। लिटिल जब होता है तो निगेटिव में होता है, बमुश्किल, एनी, हार्डली, कुछ भी तो कह लें, थोड़ा सा 0.1% कह लें, या मोस्टली या मैक्सिमम 1% कह सकते हैं। लेकिन अ लिटिल के बाद उसकी जो है परसेंटेज की मात्रा आप कह सकते हैं 2, 3, 4, 5% तक वो बढ़ जाता है। लेकिन द लिटिल कहने के बाद जो होता है कि जो थोड़ी सी वस्तु थी या जो भी थोड़ी सी मात्रा थी वो समस्त के लिए उसका यूज हो जाता है। आगे हम उसी तरह से देखते हैं, ये मात्रात्मक होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्यू, अफ्यू और दाफ्यू का यूज, ये संख्यात्मक होता है। इसका भी इस्तेमाल, इसका भी यूज हम कुछ के सेंस में ही करते हैं। तो फ्यू के आने पर एक बार फ्यू, एक बार फिर जो है फ्यू के यूज करने से जिस तरह से लिटिल का यूज हुआ था मात्रा के लिए, उसी तरह से फ्यू का यूज होता है संख्या के लिए। अब फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, ये संख्या के लिए आया है। तो आदमी कुछ कहता है, कुछ आदमी दोष से मुक्त होते हैं। अगर हम ये देखा जाए कि पर्सन कोई व्यक्ति है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास दोष नहीं होंगे, जिसके पास कुछ कमियां नहीं होंगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कमियां ना हो तो वो तो भाई बहुत बड़ी बात होती है, उसको प्रोफेट बन जाते हैं, वो एंजल्स हो जाते हैं, फरिश्ते हो जाते हैं। इंसान तो है कि ये खूबी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी। या अगर हम गौर करें या देखें अपने सराउंडिंग में तो 2, 4,000, 5,000 में से कुछ एक व्यक्ति हमको ऐसे मिल सकते हैं कि जिसके पास फॉल्ट नहीं होती है, फॉल्टलेस होते हैं, जो बिल्कुल हमेशा प्रेयर में विलीन रहते हैं, जिनको दुनियावी चीजों से कोई मतलब नहीं होती है। ऐसे 5,000 या 10,000 की संख्या में कोई एक व्यक्ति हमको मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ अगर फ्यू का इस्तेमाल हुआ तो हम यूं समझ सकते हैं ये नथिंग ना के बराबर है। निगेटिव में फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स। आप पूछो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई दोष ना हो, जिसके पास कोई कमी नहीं होगी। अगर हम पाते हैं तो कुछ व्यक्ति, अगर हम इसका आंसर पाएंगे तो हम ये पाएंगे लगभग सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ दोष है, कमियां हैं। तो इसलिए इसका यूज हम क्या करते हैं, निगेटिव में, सॉरी निगेटिव में होता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा सेंटेंस इसका देखिए यहीं पे, फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो 100 साल की उम्र को पाते हैं। आप देखिए 2-4 विलेजेस को देख लीजिए, टाउन्स को देख लीजिए, वहाँ की आबादी को देख लीजिए, 4,000, 5,000 की आबादी होगी तो, या 10,000 की आबादी होगी तो कहीं आप देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो 100 साल की उम्र को पाता है। यानी 5,000 की तादाद में अगर कोई एक पर्सन है तो वो नथिंग के बराबर ही है। उसका यूज हम कहाँ करेंगे, निगेटिव ही माना जाएगा। उसकी कोई, उसके पैरेलल उसके कोई स्टडी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको फ्यू क्लियर हो गया होगा कि फ्यू का यूज आने से वो बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। वो बात क्लियर हो जाती है कि फ्यू के इस्तेमाल करने से उसका निगेटिव सेंस में प्रयोग होता है और नथिंग के बराबर होता है। फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। कुछ व्यक्ति 100 साल की उम्र को पाते हैं, ठीक है। या कुछ आदमी ही दोष मुक्त होते हैं। तो कितने व्यक्ति दोष मुक्त होते हैं वो हमको पता है, कितने व्यक्ति दोष मुक्त होते हैं। 4,000, 5,000 की तादाद में कहीं एक व्यक्ति आपको मिल सकता है इस तरह से, या 4-5 हजार की तादाद में कोई एक पर्सन आपको मिलेगा कि जो 100 साल की उम्र को पाते होंगे। तो इस तरह से फ्यू नथिंग के बराबर होता है। वही हम देखते हैं आई कैन स्टे हियर फॉर ए फ्यू डेज। अब यहाँ पे है मैं यहाँ ठहर सकता हूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे ठहर सकता हूँ। अब यहाँ दिनों की तादाद की बात कर रही है, तो अब यहाँ पे जो दिनों की तादाद है रुकने या ठहरने की बात है वो कुछ दिन की बात है। वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो कुछ भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ रिफ्यूजीज गाँव में या विलेजेस में या टाउन्स में चला करते हैं, जो गांव के बागीचे में जाके अक्सर वो अपना डेरा, वो टेंट और तंबू लगा लेते हैं, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर हम उनका कंपेयर करें तो वो कितना दिन रहते हैं, महीने में, 1 महीने में उनका अगर गांव के दौरे की हम बात करें तो कम से कम 10 गांव वो जो है ट्रैवल कर लेते हैं, 10 गांव का वो दौरा कर लेते हैं। यानी 4 या 5 दिन के लिए ही वो ठहरते हैं, रुकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब देश की बात आती है तो वहाँ पे हम अफ्यू की बात करते हैं, यानी कुछ के सेंस में। दूसरा, अ फ्यू बॉयज राइट इंग्लिश करेक्टली। कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो इंग्लिश सही लिखते हैं। इंग्लिश लिखने की अगर बात होती है तो कुछ ही लड़के सही लिख पाते हैं, सभी बच्चे या सभी लड़के अंग्रेजी सही नहीं लिखते हैं। यानी गलत लिखने वालों की तादाद अगर हम देखें, नंबर्स को देखें तो ज़्यादा है, और सही लिखने वाले की वहाँ पे तादाद क्या है, ऐसे सेंटेंसेस में मेंशन जो रही है वो कम है। तो अ फ्यू इसका यूज जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, और उसकी जो नंबर्स होती है, उसकी जो तादाद होती है वो कम होती है, बहुत कम के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम द फ्यू देखिए किस तरह से होते हैं। कुछ किताबें
आई हैव आर वेरी गुड, कुछ किताबें जो मेरे पास हैं वो बहुत अच्छी हैं। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड, मेरे पास बहुत सारी किताबें तो नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें हैं, 4, 6 या 10 किताबें जो कुछ भी मैं रखा हूँ वो सबकी सब बहुत अच्छी हैं। उसमें से एक नहीं कि एक किताब 2 किताबें 3 अच्छी है और बाकी खराब है। यानी द के इस्तेमाल होने पर वो समझ के लिया जाता है, यानी जितनी किताबें थी अब सब हो गई। यानी बहुत ज्यादा किताबें तो नहीं थी, 4-6 किताबें मेरे पास थी, वो 4 की 4 और 6 वो सारी किताबें क्या हैं, अच्छी हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑनेस्ट, बहुत सारे दोस्त तो उसके पास नहीं है, 1000 या 100 की तादाद में उसके दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ 2, 4, 6 दोस्त जो उसके पास हैं वो सबके सब क्या हैं, ईमानदार हैं। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आपको फ्यू का यूज कहाँ पे होता है, आ फ्यू और द फ्यू का यूज क्लियर हो गया होगा। फ्यू नेगेटिव में और आ फ्यू अगर हो जाता है तो पॉजिटिव में, लेकिन तादाद उसकी संख्या जो होती है बहुत कम होती है, और द फ्यू की करने से जो संख्या कम थी, तादाद कम थी, वो समस्त के लिए और सबके लिए आ जाता है। ऐसी कंडीशंस में हम द फ्यू का यूज करते हैं। आगे हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहेंगे। ऑल और बोथ, ऑल माने समस्त और बोथ माने भी समस्त, लेकिन बोथ 2 के लिए सिर्फ आता है, और 2 से अगर अधिक की बात होती है तो वहां पे हम ऑल का प्रयोग करते हैं। बोथ सिर्फ 2 पर्सन के लिए होता है, 2 के लिए, और ऑल सबके लिए। ऑल द एप्पल्स आर स्वीट, अब एप्पल्स की अगर हम बात करते हैं, टोकरी में एप्पल्स रखे थे, उस टोकरी के समस्त आम जितने भी आम थे सब क्या थे, मीठे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम वही 2 होती अगर, तो बोथ दी मैंगोस आर स्वीट हम कह देते, तो कहते क्या कहते, दोनों आम मीठे हैं। लेकिन यहाँ 2 से अधिक थे, इसलिए हम वहाँ ऑल का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ बोथ सीता एंड गीता आर प्रेजेंट, दोनों सीता और गीता दोनों उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो बोथ का यूज हम कहाँ करते हैं, सिर्फ 2 के लिए करते हैं। जब 2 से अधिक की बात होती है समस्त के सेंस में, तो हम वहां पे ऑल का यूज करते हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक आपका था वो काफी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं जो भी बातें आपको बताई गई हैं वो आप क्लियर कर लेंगे, और क्लियरली जो है उसको कुछ इसके पहले जो है 10 मिनट के पहले जो हम मेंशन आपको कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको लर्न करने के लिए कहा गया, तो उसको आपको लर्न करना होगा, और इसको जो है काफी माइन्यूटली आपको स्टडी करते हुए इसकी मीनिंग को क्लियर करते रहेंगे। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज आप जो है अपनी बुक से कंटिन्यू करते हुए ये इसको सेपरेट करते हुए क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।